हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर सीरीज जिसमें हम बात करेंगे 20 पॉइंटर सीरीज के अंदर कंप्लीट इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक इन जस्ट 20 पॉइंट्स ओनली। यानी कि इसमें मैं आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस से रिलेटेड जितने भी टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, एप्लीकेशंस क्या है इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, किस बेसिस पे सेपरेशन होता है इस टेक्निक में, क्योंकि एक बायोमोलिक्यूल सेपरेशन टेक्निक है जिसके थ्रू आप बायोमोलिक्यूल को सेपरेट कर सकते हो। हम जनरली पढ़ते हैं जैसे कि बायोमोलिक्यूल सेपरेशन टेक्निक्स में क्रोमेटोग्राफी हम पढ़ते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन हम पढ़ते हैं और इलेक्ट्रोफोरेसिस हम पढ़ते हैं। तो आज ये टेक्निक के अंदर यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में पढ़ाने वाला हूँ आपको इन जस्ट 20 पॉइंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। फर्स्ट आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस का इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है? तो ये एक लेबोरेटरिकल टेक्निक है और जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बायोमोलिक्यूल सेपरेट करने के लिए टेक्निक है, तो यूज्ड टू सेपरेट चार्ज्ड पार्टिकल। बस ये ध्यान रखना है कि वो बायोमोलिक्यूल चार्ज्ड होना चाहिए। यदि ऐसे बायोमोलिक्यूल को आप सेपरेट करना चाहते हैं जो चार्ज नहीं है, तो उनको आप चार्ज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि प्रोटीन, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट कर सकते हैं, बट प्रोटीन को सेपरेशन करना चाहते हैं तो उसको चार्ज प्रोवाइड करना पड़ेगा और चार्ज के लिए आप एसडीएस, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ बायोमोलिक्यूल सेपरेशन टेक्निक, ठीक है, विच सेपरेट बायोमोलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स सच एज प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए इन अ जेल मैट्रिक्स। और आप इसका किस में यूज़ करते हो? जेल मैट्रिक्स यूजिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, आप जेल रखा हुआ होता है। ठीक है, ये जेल है आपका, जेल के अंदर ये वेल बने हुए होते हैं, इन वेल में आपका सैंपल होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स होती हैं। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है। अब इस इलेक्ट्रोड्स ये किस में हेल्प करती है मान लीजिए, तो ये इलेक्ट्रोड्स नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर रही है, ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव वाली हुई। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज इस प्रोटीन में भी, मान लीजिए यहाँ पर सैंपल के अंदर आपने वेल के अंदर प्रोटीन रख रखा और प्रोटीन के ऊपर भी चार्ज नेगेटिव है, राइट। तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा तो प्रोटीन किस तरफ भागेगा? आगे की तरफ माइग्रेट करेगा, राइट, और जेल के थ्रू वो माइग्रेट करेगा। अब जब वो जेल के थ्रू माइग्रेट करेगा तो जो प्रोटीन छोटे साइज के होंगे वो सबसे तेज आगे की तरफ जाएंगे जेल के थ्रू पोर्स होते हुए। जो बड़े साइज होंगे, बड़े साइज वाले, वो थोड़ा स्लोली ट्रेवल करेंगे थ्रू आउट दी जेल। तो इस बेसिस पे फिर आप सेपरेट कर सकते हो, कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पर रह जाएंगे, कुछ यहाँ पर रह जाएंगे, कुछ यहाँ पर, ऐसा, या डीएनए के फ्रेगमेंट हुए तो डीएनए के फ्रेगमेंट भी आप इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस रिलाई ऑन द मूवमेंट ऑफ दीज मोलिक्यूल, दीज बायोमोलिक्यूल थ्रू अ मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन इलेक्ट्रोफोरेसिस वी सेपरेट बायोमोलिक्यूल, ठीक है, वी सेपरेट बायोमोलिक्यूल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। ध्यान रखिएगा, तो मॉलिक्यूल्स मूव बेस्ड ऑन देयर साइज, चार्ज एंड शेप के बेसिस पर वो मूव करते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक इंट्रोडक्शन हुआ। आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है इलेक्ट्रोफोरेसिस का? तो इलेक्ट्रोफोरेसिस वर्क बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने क्रिएट कर दिया, उस फील्ड में आपने अपना सैंपल रख देते हो अक्रॉस अ मीडियम वेयर मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट आर लोडेड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट, ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कर दिया तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड हो गई और यहाँ पर आपका वेल हो गई जिसके अंदर आप अपना सैंपल, इंटरेस्ट वाला जो सैंपल है जिसको आप सेपरेट करना चाहते हो वो डाल देते हो और वो थ्रू आउट द जेल रन करेगा। ओके, इस तरीके से। तो चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स विल मूव टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोड ऑफ द अपोजिट चार्ज। यानी कि मान लीजिए नेगेटिव वाला है और नेगेटिव वाला ही रखते हैं, मान लीजिए डीएनए नेगेटिव ही है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव वाली तो इस साइड मूव करेगा, राइट। इस साइड मूव क्यों नहीं किया? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज वाली और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसलिए चार्ज हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जो भी आपका बायोमोलिक्यूल होगा उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा तो वो भी आगे की तरफ माइग्रेट करेगा, ना कि पीछे की तरफ। ठीक है, तो इस वजह से वो आगे की तरफ माइग्रेट करेगा और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऐसा करवा रहे हो। तो चार्ज्ड मॉलिक्यूल विल मूव टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोड ऑफ द अपोजिट चार्ज। द रेट ऑफ माइग्रेशन, रेट ऑफ माइग्रेशन किस पर डिपेंड करती है? मतलब किस बेसिस पे वो कितना आगे की तरफ जा रहा है, माइग्रेट कर रहा है, वो किससे इन्फ्लुएंस होता है? उसके साइज के बेसिस, बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूल साइज, उस पर कौन सा चार्ज है उसके बेसिस पे, शेप के बेसिस पे। जैसे प्रोटीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो आपने एचडीएस, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट जो है वो उसको नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर देगा, बट ये यूनिफॉर्मली नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करेगा। अब चार्ज तो सेम है, जाना सबको आगे है, बट माइग्रेशन इक्वली क्यों नहीं हो रहा है, कि सब बराबरी से आगे क्यों नहीं जा रहे हैं, कि इक्वली बराबरी क्यों नहीं जा रहे हैं? वो इस वजह से क्योंकि उनका साइज माइट भी डिफर होगा। तो साइज के बेसिस पे जो सबसे छोटा होगा वो सबसे आगे की तरफ भागेगा। क्लियर है? तो विथ स्मॉलर मॉलिक्यूल जनरली मूविंग फास्टर। ओके, अगला आता है फैक्टर अफेक्टिंग माइग्रेशन। माइग्रेशन को क्या अफेक्ट करता है ये बात आती है। अब माइग्रेशन को क्या अफेक्ट करेगा? तो पहला तो मैंने बताया आपको, माइग्रेशन में आगे की तरफ कौन जाएगा? जो जिसके ऊपर ज्यादा चार्ज होगा। तो मॉलिक्यूल विद अ नेगेटिव चार्ज विल मूव टूवर्ड्स द एनोड।
ठीक है, तो एनोड की तरफ मूव करेंगे क्योंकि मैंने आपको बोला है कि ये कैथोड है, कैथोड के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका जेल है, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इस साइड पर क्या है, एनोड है, राइट, ये एनोड है, तो ये एनोड के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरफ भागेगा, वाइल पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल विल मूव टुवर्ड्स दी कैथोड। तो फिर पॉजिटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल को तो आपको इस साइड रखना पड़ेगा पर, ठीक है, तो आप अभी तक इस साइड रख रहे थे, फिर आपको इस साइड यदि पॉजिटिव चार्ज वाला मॉलिक्यूल रहा तो कौन इन्फ्लुएंस करेगा, तो पहला है चार्ज, ये ध्यान रखिएगा, चार्ज इन्फ्लुएंस करता है। सेकंड है साइज, स्मॉलर मॉलिक्यूल विल मूव फास्टर एज कंपेरिजन टू दी लार्ज मॉलिक्यूल। ठीक है, और थर्ड है शेप भी करेगा, इरेगुलरली शेप्ड मॉलिक्यूल फेस मोर फ्रिक्शन। ठीक है, तो जो इरेगुलर मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, शेप मॉलिक्यूल होंगे, वो फ्रिक्शन ज़्यादा करेंगे क्योंकि जेल हो, राइट, और जो, ठीक है, मॉलिक्यूल, ठीक है, मोर फ्रिक्शन मूव स्लोअर एज दे ट्रेवल लेस एफिशिएंटली थ्रू दी मीडियम, जिस जो इरेगुलर मॉलिक्यूल होंगे। तो चार्ज के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे आप इसे सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक। अगला आता है रोल ऑफ बफर सॉल्यूशन। यहाँ पर बफर का यूज, यदि रोल ऑफ बफर सॉल्यूशन का क्या है, रोल क्या है बफर सॉल्यूशन का, बफर सॉल्यूशन आर क्रूशियल इन इलेक्ट्रोफोरेसिस बिकॉज दे मेंटेन अ स्टेबल पीएच, ठीक है, एंड आयनिक स्ट्रेंथ थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। तो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट सेम रहे सब कुछ, पीएच सेम रहे, तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं, बफर का। दिस इंश्योर्स दैट मॉलिक्यूल माइग्रेट एट अ कंसिस्टेंट रेट एंड प्रिवेंट डिग्रेडेशन एंड और डीनेचुरेशन ऑफ द सैंपल। ठीक है, तो ये उसको प्रिवेंट करता है, क्यों, क्योंकि पीएच से क्या होता है, फर्क पड़ता है, इस वजह से प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड में कोई चेंजेस ना हो, या उनके शेप में, या फिर उनके डीनेचुरेट ना करे, इस वजह से ऐसा करना पड़ता है। इलेक्ट्रोफोरेटिक मीडिया के कौन कौन से मीडिया का यूज़ करते हो, जो आप, मैंने बोला कि ये वाला मीडिया कौन कौन सा यूज़ करते हो, जिसमें आप ले सकते हो अगेरोस जेल का आप यूज़ करते हो, आप इसमें पॉलीक्रोमाइड जेल का यूज़ करते हो, आप इसमें पॉलीएक्रोमाइड जेल का यूज़ करते हो। अब कब कौन सा करना है वो डिपेंड करता है, आप जिस बायोमोलिक्यूल को सेपरेट करवाना चाह रहे हो उसका साइज क्या है। जैसे कि डीएनए के बेसिस पे आप डीएनए को सेपरेट करवाना चाहते हो, तो आप डीएनए के लिए अगेरोस, या न्यूक्लिक एसिड के लिए अगेरोस जेल लेते हो, वही प्रोटीन के लिए आप पॉलीएक्रोमाइड जेल का यूज़ करते हो। ठीक है, क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि डीएनए का साइज बहुत बड़ा होता है, तो बड़ा होने के कारण उसको पोर साइज बड़ा चाहिए, क्योंकि अगेरोस जेल का आपने ये फिल्म बनाया है तो उसमें पोर साइज बड़ा चाहिए, इस वजह से आप अगेरोस जेल का यूज़ करते हो। बट पॉलीक्रोमाइड जेल का पोर साइज बहुत छोटा होता है और प्रोटीन भी बहुत छोटे होते हैं, इस वजह से हम पॉलीक्रोमाइड जेल यूज़ करते हैं प्रोटीन के लिए। ओके, तो इसलिए लिखा है कि प्रेफर्ड फॉर सेपरेटिंग प्रोटीन एंड अगेरोस जेल प्रेफर्ड यूज फॉर न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि लार्ज पोर साइज होता है अगेरोस जेल का, और यहाँ पर पोर साइज स्मॉल होता है एज कंपेरिजन टू दी इसके कंपैरिजन में, अगेरोस जेल के कंपैरिजन में। अब हम बात करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनोड एंड कैथोड। एनोड और कैथोड का क्या रोल है, तो देखो एनोड के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव, कैथोड के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, जो जिसको अट्रैक्ट करेगा। अब एनोड के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है तो वो कौन से मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करती है, नेगेटिव मॉलिक्यूल को, इस वजह से इसका नाम रखा गया एनोड। ऐसे कैथोड के ऊपर चार्ज होता है, ठीक है, कैथोड के ऊपर चार्ज रहता है नेगेटिव, और वो अट्रैक्ट किसको करती है, पॉजिटिव आयन को, इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया, कैथोड। ठीक है, तो ऐसा ध्यान रखना है ना, नहीं तो आप एनायन कैटायन मत समझ लेना। एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, पर जो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी यानी कि खुद नेगेटिव होगी, तो इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करे उसे हमने कैथोड बोल दिया। जो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी वो एनोड होगी। तो एनोड जब नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी तो खुद के पास कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव ही नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं। इन इलेक्ट्रोफोरेसिस द एनोड इज द पॉजिटिवली चार्ज, ध्यान रखना, जैसे कि मैंने आपको बताया एनोड पॉजिटिवली चार्ज होती है, ठीक है, एंड कैथोड जो होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है, क्योंकि कैथोड कैटायन को अट्रैक्ट करेगी, इसलिए इसका नाम कैथोड रखा गया है। मॉलिक्यूल माइग्रेट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड विद द अपोजिट चार्ज। ठीक है, तो मान लीजिए आपका प्रोटीन है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो उसको नेगेटिव चार्ज है तो किस तरफ जाएगा, किस तरफ जाएगा, नेगेटिव चार्ज है तो एनोड की तरफ भागेगा या कैथोड की तरफ भागेगा। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव चार्ज को एनोड अट्रैक्ट करती है, राइट। तो जैसे कि हमने बताया कि नेगेटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, एनोड, क्योंकि उसके पास खुद के पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है वो खुद। ठीक है, चलिए, अब सेवरल टाइप के इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक्स होती हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक्स। अगेरोस जेल का यूज करते हैं हम, तो आगे उसका नाम रखा गया अगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कॉमनली यूज टू सेपरेट, किसको सेपरेट करवाने के लिए, डीएनए आरएनए को सेपरेट करवाने के लिए टेक्निक होती है। वही हम बात करें एसडीएस पेज का, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट पॉलीएक्रोमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो इसका नाम क्या है, पॉलीएक्रोमाइड जेल का यूज करते हैं हम। एसडीएस इसको नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है आपको, क्योंकि चार्ज मॉलिक्यूल तभी तो वो माइग्रेट करेगा, चार्ज होगा तो मॉलिक्यूल, तभी तो वो किस तरफ माइग्रेट करेगा, खुद नेगेटिव चार्ज है तो वो किस तरफ माइग्रेट करेगा,
ठीक है, वो माइग्रेट करेगा एनोड की तरफ, ठीक है, तो एनोड की तरफ माइग्रेट करेगा। यूज टू सेपरेट प्रोटीन्स बाय साइज, ठीक है, तो प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए पॉलीक्रोमाइड जेल, क्योंकि पॉलीक्रोमाइड जेल का पोर साइज छोटा होता है। आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग भी हम करवाते हैं, तो यूज्ड टू सेपरेट प्रोटीन बेस्ड ऑन देयर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एंड द पीएच एट विच दे हैव नो नेट चार्ज, ठीक है। अगला आता है एक टाइप आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, ये किस काम के, प्रोटीन की पीआई वैल्यू पे बेसिस पे सेपरेट करता है, तो प्रोटीन बेस्ड ऑन देयर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अब क्या होता है ना, कई मॉलिक्यूल, कई प्रोटीन ऐसे होते हैं सेम साइज के हैं, बट उनकी पीआई वैल्यू अलग होगी, तो हम उनको सेम साइज वाले को कैसे सेपरेट करें, क्योंकि ये तो सेम साइज के बेसिस पे सेपरेट कर देंगे, ठीक है, बट साइज के सेपरेट करने तो समय वो एक ही बैंड बनाएंगे। मान लीजिए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब ये जेल है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोड हो गई, और यहाँ पे मान लीजिए दो फ्रेगमेंट सेम साइज के, तो एक ही जगह रह गए ना, और जब वो एक ही जगह रहे तो उनको कैसे सेपरेट करोगे, तो उनके पीआई वैल्यू के बेसिस, मान लीजिए उसका पीआई वैल्यू ज़्यादा कम ज़्यादा हो, ठीक है, इस बेसिस पे द पीएच एट विच दे हैव नो नेट चार्ज, उसको हम बोलते हैं पीआई वैल्यू। तो जब, ठीक है, पीआई वैल्यू के बेसिस पे सेपरेट होता है। डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, अब डीएनए का इलेक्ट्रोफोरेसिस वाइडली यूज टू एनालाइज डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है, डीएनए फ्रेगमेंट को एनालाइज करने के लिए आप डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी कि एरोगेरो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हो, विच आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर साइज के बेसिस पे डीएनए को हम सेपरेट करते हैं। अगेरोस जेल इज टिपिकली यूज्ड फॉर डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस, ध्यान रखना दिस टेक्निक इज एसेंशियल फॉर किस किस में यूज आती है, जीन क्लोनिंग में, पीसीआर एनालिसिस में और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम इसका यूज करते हैं। अब अगला आता है प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो ऑब्वियसली बात है प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन सेपरेट होंगे, प्रोटीन होंगे बेस्ड ऑन दियर साइज के बेसिस पे हम सेपरेट करते हैं, चार्ज के बेसिस पे और अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम प्रोटीन को सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग द टेक्निक प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस और एसडीएस पेज, राइट। तो इस इलेक्ट्रोफोरेसिस, प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस को, प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए टेक्निक का नाम क्या है, एसडीएस पेज। एसडीएस प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है एसडीएस, यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है, ठीक है, यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है। और दिस टेक्निक इज वाइडली यूज्ड, किस में यूज़ की जाती है, एप्लीकेशन क्या है इसकी, प्रोटियोमिक्स में, वेस्टर्न ब्लोटिंग में, जिसमें हम प्रोटीन का डिटेक्शन करते हैं, और प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन में हमें ये यूज़ में आती है। वेस्टर्न ब्लोटिंग में भी हम यूज़ करते हैं इस टेक्निक को, इलेक्ट्रोफोरेसिस का, एसडीएस पेज का, क्यों, क्योंकि प्रोटीन को हमें डिटेक्ट करना है, तो प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए प्रोटीन सेपरेशन भी वन ऑफ द टेक्निक होती है इसी के अंदर यूज़ हम, तो वो प्रोटीन सेपरेशन हम किस बेसिस पे करवाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एसडीएस पेज। तो इसलिए लिखा है वेस्टर्न ब्लोटिंग इज अ टेक्निक यूज्ड आफ्टर एसडीएस पेज टू ट्रांसफर प्रोटीन फ्रॉम द जेल टू द मेम्ब्रेन, ठीक है, नाइट्रोसेलुलस मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर की जाती है। द मेम्ब्रेन इज देन प्रोब्ड विथ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, और स्पेसिफिक एंटीबॉडीज से, तो मान लीजिए आपका ये जेल था, इसमें आपके प्रोटीन इस तरीके से यहाँ पर प्रोटीन मिले, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड है। अब इससे एज इट इज क्या होता है, अब ये अगेरोस जेल है, इसके ऊपर नाइट्रोसेलुलस मेम्ब्रेन को रखा और इस तरीके से, तो आपका सैंपल यहाँ पर आ गया, आप इस पे आ गया डीएन, मतलब जो प्रोटीन लिया आपने, अब जब वो इससे आ गया, इस पे आ गया, तो अब आप क्या करोगे, स्पेसिफिक प्रोब्ड एंटीबॉडीज का मतलब आपने टैग लगी हुई एंटीबॉडीज का यूज करोगे, ठीक है, फ्लोरेसेंस टैग एंटीबॉडीज का यूज करोगे। अब मान लीजिए इसमें से कोई स्पेसिफिक प्रोटीन आपको निकालना है, तो आप वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी का यूज किया, वो एंटीबॉडी इससे जाकर बाइंड हो जाएगी और बता देगी कि ये वाला फ्रेगमेंट यहाँ पर है, ठीक है, क्लियर है। बाइंड टू द टारगेट प्रोटीन, टारगेट प्रोटीन का मतलब वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी उस स्पेसिफिक टारगेट प्रोटीन पर बाइंड हो जाएगी। दिस मेथड इज यूज फॉर प्रोटीन डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं हम, जैसे कि मैंने आपको कहा, प्रोटीन की क्वांटिफिकेशन के लिए, एंड इसेंशियल इन स्टडिंग द प्रोटीन एक्सप्रेशन लेवल इन वेरियस कंडीशन, के प्रोटीन मिला है कि नहीं मिला, तो उसमें आपका प्रोटीन है या नहीं है, तब भी तो, यदि नहीं होगा तो एंटीबॉडी बाइंड नहीं करेगी, क्योंकि एंटीबॉडी स्पेसिफिक होती है, और जिसके लिए भी स्पेसिफिक बनाएगी उस प्रोटीन से ही बाइंड करेगी, और वो प्रोटीन, कई सारे प्रोटीन मिल रहे बट वो प्रोटीन नहीं मिला, तो एंटीबॉडी बाइंड नहीं करेगी, और एंटीबॉडी बाइंड नहीं करेगी तो फ्लोरेसेंस नहीं देगी, क्योंकि उसके ऊपर लगा है टैग, फ्लोरेसेंट टैग, क्लियर। अब आगे देखो, सदर्न ब्लॉटिंग में भी हम इसका यूज करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस का। सदर्न ब्लॉटिंग इज यूज टू डिटेक्ट स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम सेम जैसा प्रोटीन के लिए करा था, डीएनए का फ्रेगमेंट को हमने नाइट्रोसेलुलस मेम्ब्रेन पर यूज करा, ठीक है, उसके बाद हमने कई जगह हम नाइलॉन मेम्ब्रेन का भी यूज़ करते हैं, उसके बाद हम इसके खिलाफ वो यूज़ कर लेंगे प्रोब्ड का, लेबल्ड डीएनए सीक्वेंसेस का हम प्रोब का यूज़ कर लेंगे। दिस टेक्निक अलाउस रिसर्चर्स टू स्टडी जीन सीक्वेंसेस, जीन सीक्वेंसेस में हेल्प करती है, जीन म्यूटेशन में और जीन एक्सप्रेशन एट द डीएनए लेवल में हमें करती है। तो सबकी मैंने एप्लीकेशन भी नीचे की तरफ लिख के दी। नदन ब्लॉटिंग में भी यूज़ की जाती है, नदन, ठीक है, सदन ब्लॉटिंग की तरह ही है, बस सदन ब्लॉटिंग में हम डीएनए को डिटेक्ट करते हैं, और यहाँ पर हम किसे डिटेक्ट करते हैं, नदन ब्लॉटिंग में हम आरएनए को डिटेक्ट करते हैं। बाकी सेम है, यहाँ पर भी ट्रांसफ़र किए जाएंगे, फिर प्रोब का, आरएनए प्रोब का यूज़ करेंगे, आरएनए नदन ब्लॉटिंग में, और डीएनए डिटेक्शन के लिए डीएनए प्रोब का यूज़ करेंगे हम, बस, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये हाई रिजोल्यूशन टेक्निक है। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एन
हाई रेजोल्यूशन टेक्निक दैट यूजेस नैरो कैपिलरीज, हम इसमें यूज़ करते हैं टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इट इज़ वाइडली यूज्ड, किस लिए यूज़ की जाती है? डीएनए सीक्वेंसिंग में, एनालाइजिंग स्मॉल पेप्टाइड्स को एनालाइज करने के लिए, टेस्टिंग फॉर जेनेटिक वेरिएशन। द स्मॉल कैपिलरी साइज प्रोवाइड हायर सेंसिटिविटी, ध्यान रखना कैपिलरीज की साइज बहुत छोटी होती है और जितनी ज़्यादा छोटी होती है उतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है, तो हायर सेंसिटिविटी एंड रिजोल्यूशन कंपेयर टू द ट्रेडिशनल जेल बेस्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस के कंपैरिजन में, इसलिए कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस का भी यूज़ करते हैं। एक और इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक आती है जिसका नाम है 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट। अब 2D यानी कि 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज हम करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, हमने पीआई के बेसिस पे सेपरेशन करवा लिया, तो पीआई के बेसिस पे कुछ प्रोटीन अलग अलग पीआई क्या है, तो वो यहाँ इस तरीके से। अब हमने पीआई, मान लीजिए कोई प्रोटीन ऐसा है जिसका पीआई वैल्यू सेम मिल गई आपको, तो ये दो प्रोटीन है यहाँ पर, अब इन दोनों को सेपरेट कैसे करवाओगे, तो हमने पहली बार तो सेपरेशन इस तरीके से करवाया। अब हम सेपरेशन में क्या करते हैं ना, इस तरीके से करवा देंगे, तो 2 डायमेंशन हो गए, ये 1D और ये अनदर डी। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जेल मैट्रिक्स लेंगे और उस जेल के वेल के अंदर आपने इस डीएनए को रख दिया, सॉरी इस प्रोटीन को रख दिया। अब ये प्रोटीन में क्या होगा कि पीआई वैल्यू सेम थी, इस वजह से उस टेक्निक से तो हमने बाकी प्रोटीन को सेपरेट कर लिया, बट इन दो प्रोटीन को कैसे सेपरेट करेंगे, इनके साइज माइट भी साइज के अलग अलग हो, तो जब पीआई वैल्यू सेम है तो साइज अलग अलग होगा, तो जो सबसे छोटा होगा वो सबसे आगे होगा और जो लार्जर साइज का होगा वो पीछे की तरफ रह जाएगा। तो इस तरीके से आपने कर लिया, तो 2 डायमेंशनल हो गया। इसमें आप पीआई का फर्स्ट डायमेंशन में आप पीआई के बेसिस पे सेपरेट करते हो, सेकंड डायमेंशन में आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। ठीक है, क्लियर है, इस बेसिस पे किया जाता है। तो 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ पावरफुल टेक्निक दैट सेपरेट प्रोटीन बेस्ड ऑन 2 डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ दियर चार्ज, एक तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पे और साइज के बेसिस पे, जिसे हम बोला एसडीएस पेज या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बेसिस पे। ओके, दिस मेथड ऑफर हाई रिजोल्यूशन, इज ऑफन यूज्ड इन प्रोटियोमिक्स, कंप्लीट प्रोटीन की स्टडी। मान ले कोई सेल है, तो सेल के अंदर जितने भी प्रोटीन है उन सबकी स्टडी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रोटियोमिक्स। ठीक है, टू एनालाइज कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मिक्सचर्स। ठीक है, तो कंप्लीट कई सारे प्रोटीन्स होंगे तो उनको प्रोटीन मिक्सचर्स को एनालाइज करने के लिए हम करते हैं यूज़। आइडेंटिफाई, प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने के लिए, और स्टडी देयर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन मतलब ट्रांसलेशन के बाद हुए मॉडिफिकेशन, और जब भी किसी प्रोटीन के बनने के बाद उस पर मॉडिफिकेशन होते हैं तो उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई दूसरा ग्रुप ऐड कर दिया, ठीक है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ के आएगा, तो वो पीछे, वो मॉलिक्यूल पीछे रह जाएगा, वो प्रोटीन जिस पे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हुआ, और जिस पे नहीं हुआ वो आगे की तरफ आ जाएगा। तो इस तरीके से आप करते हैं। आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे, ईएमएसए। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे इज यूज्ड टू स्टडी प्रोटीन डीएनए। ठीक है, तो किसकी स्टडी के लिए? प्रोटीन डीएनए या फिर प्रोटीन आरएनए के इंटरेक्शन की स्टडी के लिए हम यूज करते हैं। मान लीजिए कोई डीएनए, अब डीएनए के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आकर बाइंड होते हैं ना, आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ा होगा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है क्या? वैसे प्रोटीन ही तो है। ठीक है, जो ट्रांसक्रिप्शन करने में हेल्प कर रहे हैं, तो वो प्रोटीन आकर बाइंड हुई, तो ये प्रोटीन, ये डीएनए, ये इससे बाइंड हो रहे, तो प्रोटीन डीएनए के इंटरेक्शन की स्टडी के लिए हम इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे का यूज करते हैं, या फिर प्रोटीन आरएनए के स्टडी के लिए भी। इन दिस मेथड द बाइंडिंग ऑफ अ प्रोटीन टू अ न्यूक्लिक एसिड रिजल्ट इन अ स्लोअर माइग्रेशन। क्यों? क्योंकि माइग्रेशन स्लो होगा, जब इंटरेक्शन होगा तो ये हैवी हो गया, तो इसका माइग्रेशन अब स्लो होगा। ठीक है, of the complex on a gel, the shift in migration provides valuable information about protein nucleic acid interaction and is commonly used in transcriptional factor research। ठीक है, आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डीएनए से बाइंड हुआ है या नहीं हुआ, उसकी रिसर्च स्टडी के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे। तो ध्यान रखना, इसकी एप्लीकेशन को यह हुई कि प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड इंटरेक्शन की स्टडी में हेल्प करता है, यानी कि प्रोटीन डीएनए या फिर प्रोटीन आरएनए की स्टडी में ये हेल्प करता है। आगे हम बात करेंगे एप्लीकेशंस इन फोरेंसिक्स। फोरेंसिक्स में क्या एप्लीकेशन है? फोरेंसिक साइंस में, इन फोरेंसिक साइंस इलेक्ट्रोफोरेसिस प्ले अ की रोल इन डीएनए प्रोफाइलिंग। ठीक है, किसका डीएनए सैंपल मिला है चेक करने के लिए हमने लैब पहुंचाया। आपने सुना होगा कई सारे सीरियल्स में, कई सारी मूवीज़ में। ठीक है, और पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए, कौन किसका फादर है या मदर है, या कोई चाइल्ड गुम हो गया है तो उसके फादर क्या है, तो डीएनए डाटाबेस में सर्च कर लेंगे। तो इस तरीके से पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए भी आप यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस का, बाय कंपेयरिंग डीएनए सैंपल्स। ठीक है, कैसे? हम डीएनए सैंपल को कंपेयर करते हैं, दोनों डीएनए। ठीक है, तो जिसके साथ सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी शो होगा, कहीं ना कहीं वो फादर होगा या मदर होगी उसकी, जब से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा शो हो रहा है तो बाय कंपेयरिंग डीएनए सैंपल फ्रॉम सस्पेक्ट। सस्पेक्ट मतलब जिसे आप, जिसके ऊपर आपको शक है, उसके उस कंपेरिजन। मान लीजिए कोई क्राइम सीन पर आपको डीएनए मिला और कोई सस्पेक्ट मिला, तो उसके डीएनए सैंपल को लेके दोनों को रन करवाएंगे और चेक करेंगे। ठीक है, तो सस्पेक्ट फ्रॉम द क्राइम सीन, इलेक्ट्रोफोरेसिस हेल्प इन आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स एंड मैचिंग डीएनए सैंपल विद अ हाई डिग्री ऑफ
एक्यूरेसी। यदि मैच होता है तो इसका मतलब है वही क्या है, वही मुजरिम है, ठीक है, जो बोला जाता है वही गिल्टी है। ओके, नेक्स्ट आता है क्लिनिकल एप्लीकेशंस क्या है। इलेक्ट्रोफोरेसिस वाइडली यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स में यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर सच एज सिकल सेल एनीमिया डिटेक्ट करने के लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस डिटेक्ट करने के लिए, हीमोग्लोबिनोपैथीज के लिए भी यूज़ किया था। इट इज़ ऑल्सो यूज टू सेपरेटिंग ब्लड प्रोटीन्स को सेपरेट करने के लिए सच एज मल्टीपल माइलोमा, ठीक है, टू आइडेंटिफाई एबनॉर्मल प्रोटीन पैटर्न्स इंडिकेटिव ऑफ डिसीजेज। एबनॉर्मल प्रोटीन पैटर्न दिखाई दे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डिसीज है। तो बेसिकली हम इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स में भी करते हैं, ठीक है। अगला आता है एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस क्या है। एनवायरमेंटल एप्लीकेशन इंक्लूड यूजिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर द एनालिसिस ऑफ एनवायरमेंटल कंटेमिनेंट्स की स्टडी करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, सच एज हैवी मेटल्स और टॉक्सिन इन वाटर एंड सॉइल, इसमें करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज इन माइक्रोबियल एनालिसिस टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई बैक्टीरिया और फंजाई इन एनवायरमेंटल सैंपल्स। तो बैक्टीरिया और फंजाई या इनको एनवायरमेंटल सैंपल में है या नहीं है, इसको डिटेक्ट करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस बायोटेक्नोलॉजी में क्या यूज़ किया जाता है। इन बायोटेक्नोलॉजी इलेक्ट्रोफोरेसिस एसेंशियल फॉर डीएनए क्लोनिंग के लिए यूज़ करते हैं हम, प्रोटीन प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं और स्टडिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ अ की टेक्निक। ये किसका की टेक्निक है, तो की टेक्निक इन जेनेटिक इंजीनियरिंग वेयर इट हेल्प और सेपरेट एंड एनालाइज द डीएनए फ्रेगमेंट। और बेसिकली इसका मेन रोल ही है डीएनए फ्रेगमेंट को एनालाइज करना, सेपरेट करना, क्लियर, या फिर प्रोटीन को उसके साइज के बेसिस पे सेपरेट करना, ये उसका प्राइमरी रोल ही है। एंड यूज्ड इन जीन मॉडिफिकेशन और क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट में हम इसका यूज़ करते हैं। रिसर्च और डायग्नोस्टिक में इसका यूज़ होता है, मैंने बता दिया है वैसे तो, बट लास्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोफोरेसिस इज इनवैल्यूएबल इन रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक, पर्टिकुलरली इन कैंसर रिसर्च में इसका बहुत बड़ा योगदान है, जीन थेरेपी में, मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक में। इट एड्स, और क्या ऐड करती है, आइडेंटिफाई जेनेटिक मार्कर्स, स्टडिंग जीन म्यूटेशन, अंडरस्टैंडिंग डिसीज को समझने में हमारी हेल्प करती है, और फैसिलिटिंग अर्ली डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट और डेवलपमेंट, क्योंकि एक डायग्नोस्टिक टेक्निक है तो डायग्नोस करने में हेल्प करेगी, जिससे हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो ये था 20 पॉइंटर सीरीज के अंदर, ठीक है, कंप्लीट इलेक्ट्रोफोरेसिस। आई होप ये आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। बाकी मोर इन डिटेल में जानना चाहते हो तो आप हमारा रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हैं, जो कि फिलहाल फ्लैट 50% ऑफ में चल रहा है। यदि आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो माइट भी आप हमारी वेबसाइट विजिट करिए कोई और ऑफर के लिए, ठीक है। तो विजिट आवर वेबसाइट www.ifsonline.com। स्वेट पीजी का रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डेडिकेटेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है, ठीक है। बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के लिए आप इनरोल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आप चाहते हैं, ठीक है, लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी या स्वेट पीजी के किसी भी एग्जाम्स, या फिर आईआईटी जैम, कैट भी, या फिर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में पता, जैसे कि उसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, पेपर एनालिसिस और पीवाईक्यू को डाउनलोड, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन इसके लिए आईएफएस का ऐप, आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट, आपको हमारी वेबसाइट और ऐप पर हमारा रिजल्ट दिख जाएगा, क्योंकि आपको ऐसा इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना चाहिए जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो। इसी के साथ साथ यहाँ पर यदि अभी तक आपने आईएफएस का ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा हो तो यूजिंग दिस क्यूआर कोड आप आईएफएस का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच एवरीवन। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट 20 पॉइंटर सीरीज में। टिल देन आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा ये सेशन। बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।